लेट्स स्टार्ट अगेन। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट। और क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट कौन कौन सी हैं जी? रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, एडिक्वेसी है, यूजेबिलिटी है और एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। तो सबसे पहले है रिलायबिलिटी। एक टेस्ट में जो सबसे पहली, ये मतलब कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं कि आप पहली कहें कि पहली करेक्टरिस्टिक या क्वालिटी जो है वो रिलायबिलिटी, या पहली वैलिडिटी भी कह सकते हैं। ये कोई सीक्वेंस में आपने नहीं जाना। तो मैंने मतलब जिस पैटर्न जिस सीक्वेंस से बनाई है ये प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स, उसमें पहले नंबर पर मैंने रिलायबिलिटी रखी हुई है। तो रिलायबिलिटी कौन, ये कैसी एक खसूसियत है जो किसी टेस्ट के जो स्कोर्स होते हैं या उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें कंसिस्टेंसी को जाहिर करती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेस्ट लिया है और कुछ आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया, उसके आपने स्कोर नोट कर लिए, उसका जो रिजल्ट है वो आपने बना लिया, नोट कर लिया। कुछ ऐसे बाद आपने दोबारा वही टेस्ट उन्हीं स्टूडेंट्स से लिया। तो जब आपने दोनों रिजल्ट्स को, टेस्ट वन और टेस्ट टू के जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर किया, उनको कोरिलेट किया, तो अगर तो उन दोनों के रिजल्ट्स में यकसानियत पाई जा रही है, यानी कि मैक्सिमम उनमें कोरिलेशन पाया जा रहा है, यानी कि बच्चों के जो मार्क्स हैं, उनके जो आउटकम्स हैं, उनमें ज्यादातर जो है वो यकसानियत पाई जा रही है, मतलब उनके रिजल्ट्स ज्यादा चेंज नहीं हुए, मैक्सिमम वही स्कोर्स हैं जो पहले थे, मिलते जुलते स्कोर्स आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टेस्ट में ये टेस्ट की क्या है, रिलायबिलिटी है, यानी कि इस टेस्ट में रिलायबिलिटी पाई जा रही है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट दैट रिप्रेजेंट द कंसिस्टेंसी इन द रिजल्ट। इसमें आपने रिलायबिलिटी में क्या इसमें याद रखना है चीज, कंसिस्टेंसी, ये वाली जी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी, यानी कि टेस्ट जो है जब भी आप उसको अगेन एंड अगेन कंडक्ट करें तो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आने चाहिए। It means that a test is reliable if its results are similar on its repeated uses। यानी कि रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि जब आप एक टेस्ट को बार बार यूज कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए। और इट गिव्स द सेम रिजल्ट्स whenever it is applied on a certain group of the students। अब इसमें क्या होता है कि आपने स्टूडेंट्स को चेंज नहीं करना, आपने टेस्ट के कोई क्वेश्चंस आइटम्स उनमें भी कोई तब्दीली नहीं करनी होती। फॉर measuring the reliability of a test, the results of the two tests are mutually correlated। अब दो टेस्ट हैं, एक टेस्ट आपने पहले लिया, दूसरा टेस्ट 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन बाद आपने ले लिया। तो दोनों टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपने को रिलेट करना है, और को उनकी उनमें जो को रिलेशन को एफिशिएंट है ना, वो आपने मालूम करनी है। तो अगर तो उन दोनों में रिलेशनशिप पाया जा रहा है तो इट मीन्स कि वो टेस्ट जो है वो रिलायबल है। द रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्ट, two result is judged. If the relationship is positive, the test is said to be reliable. But if the results are negatively correlated, then the test will not be reliable। अब इसमें क्या है, the value of the correlation can range from +1 to -1। ये भी आपने याद रखना है जी। वैल्यू क्या है जी कोरिलेशन की? +1 टू -1। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है कोरिलेशन की वो +1 हो सकती है या -1 हो सकती है। अगर वो पॉजिटिव में बढ़ रहा है, 0.0, उसी तरह आगे पॉइंट चलता चलता मैक्सिमम आ रहा है +1 तक, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर वो माइनस में बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव या प्लस वाला, इससे क्या मुराद है, यानी कि मैक्सिमम उसमें को रिलेशनशिप पाई जा रही है, उसमें रिलेशनशिप पाई जा रही है दोनों टेस्टों में, टेस्ट वन में और टेस्ट टू में। If the value of the correlation is +1, it means that the test is highly reliable. But if the value is -1 or near to -1, it means that the tests are highly irreliable। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया, उसको T1 कह दिया, और फिर आपने दूसरा टेस्ट कंडक्ट किया, उसको आपने T2 कह दिया।
अब T1 और T2 को आपने कोरिलेट किया, उसका रिलेशनशिप मालूम किया। तो और अगर उन दोनों टेस्टों के जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो स्कोर्स हैं, उनकी जो रिलेशनशिप है, उनमें जो कोरिलेशन पाया जा रहा है, उसमें अगर वो पॉजिटिव है तो वो इट मीन्स कि उन दोनों में रिलेशनशिप मौजूद है, तो वो हाईली रिलायबल है। अगर वो नेगेटिव चल रहा है, मतलब उसने पहले वाले टेस्ट में रिजल्ट कुछ और थे और दूसरे में कुछ और आ गए, बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क आ गया या बहुत ही मैक्सिमम फर्क आ गया, तो फिर क्या होगा, उन दोनों में मतलब रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स कि वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। There are different actually. The test is highly reliable, but if the value is minus, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इन सिंपल वर्ड्स इसको वाइंड अप करते हुए आगे हम बढ़ते हैं कि रिलायबिलिटी क्या चीज़ है। रिलायबिलिटी किसी भी टेस्ट की एक ऐसी खसूसियत है जो टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं या जो स्कोर्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी को ज़ाहिर करती है। मतलब ये कि जब आप एक टेस्ट को अगेन एंड अगेन डिफरेंट ग्रुप्स या एक ही ग्रुप पर कंडक्ट करेंगे, तो हर बार जो उनके रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम या सिमिलर आने चाहिए। अगर ऑलमोस्ट सेम या सिमिलर आ रहे हैं तो फिर क्या है कि वो टेस्ट रिलायबल है, क्योंकि उनमें कंसिस्टेंसी पाई जा रही है। तो इट मींस कि इस टेस्ट में रिलायबिलिटी मौजूद है। और जो रिलेशनशिप है उसकी जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन है वो रेंज करती है जी +1, यानी कि मैक्सिमम अगर वो पॉजिटिव है, यानी कि मैक्सिमम रिलेशनशिप मौजूद है, तो वो +1 होगा। और अगर मैक्सिमम जो है वो रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, को रिलेट नहीं कर रहा, पहला टेस्ट दूसरे टेस्ट के साथ को रिलेट नहीं कर रहा, पहले टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो दूसरे टेस्ट के रिजल्ट से नहीं मिल रहा है, या सिमिलर नहीं आ रहा है, या ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं आ रहा है, या सेम नहीं आ रहा है, तो इट मींस कि वो नेगेटिवली को रिलेशनशिप मौजूद है, तो वो उसको हम माइनस से जाहिर करेंगे, तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो -1 है। और अगर ये +1 या -1 में आ जाता है रिलेशनशिप या को रिलेशन, तो फिर हम इसको कहते हैं कि परफेक्ट रिलेशनशिप या परफेक्ट को रिलेशन मौजूद है। जी, तो अब ये कुछ आगे इसकी आप टाइप्स कह लें या मेथड्स, रिलायबिलिटी को मालूम करने के इनको मेथड्स भी आप कह सकते हैं, या ये इनको आप काइंड्स ऑफ रिलायबिलिटी भी कह सकते हैं। तो पहली क्या है, कौन सी किस्म है जी, या मेथड है रिलायबिलिटी मालूम करने का, वो है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। दूसरी किस्म या दूसरा मेथड रिलायबिलिटी मालूम करने का है, वो है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। और तीसरी जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म और पैरेलल रिलायबिलिटी है, यानी कि इसको इक्विवेलेंट फॉर्म भी कहते हैं या पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी कुटर रिचर्डसन रिलायबिलिटी और इंटरनल कंसिस्टेंसी और क्रॉनबेक अल्फा। ये आखिर वाली जो दोनों हैं, ये क्या है जी, ये इंटरनल कंसिस्टेंसी मालूम को एक एक आइटम से रिलेटेड जो है ये कंसिस्टेंसी को जाहिर करती हैं, ये स्टैट से रिलेटेड है। तो ये वाली इनको डिटेल में आपको पढ़ाएंगे स्टैट वाले इंशाल्लाह कल से। स्टैट वाले जो प्रोफेसर है राना आतिफ साहब, वो कल से आपको ये वाली चीजें जो है ना, कुटर रिचर्डसन रिलायबिलिटी और इंटरनल, बेसिकली ये फार्मूले हैं ना रिलायबिलिटी मालूम करने के, ये फार्मूले हैं। एक कुटर रिचर्डसन रिलायबिलिटी कुटर रिचर्डसन फार्मूला है, वो आगे हम देखेंगे भी। और दूसरा ये क्रॉनबेक एल्फ है, या इसको इंटरनल कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। बेसिकली ये आखिर वाली दोनों जो है ये इंटरनल कंसिस्टेंसी कहलाती है, यानी कि एक एक जो आइटम है, एक एक जो क्वेश्चन है, तो उनमें जो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में एक एक स्टूडेंट में जो कंसिस्टेंसी चेक की जाती है, तो वो ये वाली चीजें चेक करती है। तो फिर ये पहली फॉर्म जो है या पहली काइंड या पहला मेथड ऑफ नोइंग रिलायबिलिटी जो है वह टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अब ये नाम से ही जाहिर है, टेस्ट रीटेस्ट। रीटेस्ट यानी कि अगेन, test retest reliability, this is the most simplest method for measuring the reliability of a test.
It is the method of judging the reliability of a test in which the same test is administered twice. यानी कि ये रिलायबिलिटी की एक ऐसी किस्म है या एक ऐसा फार्मूला है या तरीका है जिसमें एक ही टेस्ट को दो दफा कंडक्ट किया जाता है या एडमिनिस्टर किया जाता है. The test may be administered to the same group with the gap of certain time period, or it may be administered on two different groups. इस टेस्ट को आप दो डिफरेंट ग्रुप्स पर भी कंडक्ट या एडमिनिस्टर कर सकते हैं या सेम ग्रुप पर भी और डिफरेंट टाइम पीरियड में. लेकिन टाइम पीरियड आपने याद रखना है कि जितना जो टाइम गैप है वो कम होगा उतना ही रिलायबिलिटी ज्यादा होगी. जितना टाइम जो है वो गैप टाइम या गैप जो है दो टेस्टों के दरमियान बढ़ता जाएगा, रिलायबिलिटी कम होती जाएगी. The main aspect is that the test will remain the same for the two different applications. यानी कि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि दोनों जो टेस्ट हैं, पहले टेस्ट को हम T1 कह लेते हैं, दूसरे को T2. तो T1 और T2 जो है दोनों टेस्टों में टेस्ट जो है वो सेम रहेगा. नो क्वेश्चन और आइटम ऑफ द टेस्ट विल बी डिलीटेड और रीरिटन. कोई भी किसी भी टेस्ट में जो आपने दूसरी दफा आपने एक T1 लिया और उसके बाद आप T2 ले रहे हैं, तो T2 में ये नहीं कि आप कोई क्वेश्चन या कोई आइटम जो है उसको डिलीट कर दें या री रिटर्न कर दें. कोई चीज आपने चेंज नहीं करनी. The results obtained by the first administration will be represented by the T1. यानी कि जो पहली दफा आपने टेस्ट लिया है उनको आप T1 के तौर पर लिखेंगे या जाहिर करेंगे, and the results of the second test will be represented by T2. और जो दूसरे टेस्ट के जो स्कोर है या रिजल्ट्स हैं उनको आप T2 के नाम से जाहिर करेंगे. If the correlation between T1 and T2 is positive, the test will be reliable, and if the correlation is negative, the test will not be reliable. अब आप क्या करेंगे कि दोनों टेस्टों के स्कोर ले लेंगे, T1 को भी, T1 के भी स्कोर्स या रिजल्ट्स और T2 के भी रिजल्ट्स. फिर आपने दोनों को कोरिलेट करना है, दोनों के दरमियान आपने रिलेशनशिप मालूम करना है, दोनों का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो मालूम करना है. तो वो अगर तो वो रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है +1, यानी कि 1 से आगे नहीं जाएगा. अगर मैक्सिमम रिजल्ट मतलब आ रहा है उसका रिलेशनशिप पॉजिटिव में आ रहा है तो वो +1 से आगे नहीं जाएगा. यानी कि अगर वो मिलते जुलते आ रहे हैं स्कोर्स तो वो मैक्सिमम पॉजिटिव जो है वो +1 से आगे नहीं जाएगा. इसी तरह जो अगर वो उनके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और उनका वो रिलेशनशिप या को रिलेशन जो है वो नेगेटिव में आ रहा होगा, माइनस में आ रहा होगा, तो वो भी -1 से आगे नहीं जाएगा. तो अगर तो रिजल्ट्स दोनों टेस्टों के T1 और T2 के पॉजिटिव में आ रहे हैं तो इट मींस कि दोनों में रिलेशनशिप मौजूद है, तो वो टेस्ट रिलायबल है. अगर वो उनके जो स्कोर्स हैं या रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव में आ रहा है, इट मींस कि दोनों में कोई रिलेशनशिप मौजूद ही नहीं, तो फिर क्या है कि वो टेस्ट रिलायबल नहीं. दूसरी किस्म है कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. दिस इज अनदर सिंपलेस्ट फॉर्म or method used for the judgment of reliability of test. In this method, the test with a large number of items is developed and divided into two equal arms. इसमें क्या होता है कि आप एक ज्यादा नंबर्स में जो आइटम्स हैं वो वाला आप एक टेस्ट डेवलप कर लेते हैं और फिर उनको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. सपोज आपने 50 नंबर का 50 क्वेश्चंस या 50 आइटम्स पर मुश्तमिल आपने एक टेस्ट बनाया, तो फिर आप उसको क्या कर देते हैं कि 25-25 सवालों पर मुश्तमिल दो, यानी कि दो पर डिवाइड कर देते हैं और 25-25 का आप T1 और T2 बना देते हैं. तो यहाँ पर उसने क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक फर्स्ट 5 आइटम्स फॉर वन टेस्ट एंड द लास्ट 5 आइटम्स फॉर द सेकंड टेस्ट. यानी कि आपने 10 आइटम्स पर मुश्तमिल एक टेस्ट बनाया, फिर आपने क्या किया कि उसको 5 आइटम्स जो है उसको आपने फर्स्ट टेस्ट के लिए रख लिया और दूसरे 5 को सेकंड टेस्ट के लिए. You can use other ways for dividing the test into two halves.
यानी कि एक और तरीका भी है जिसमें आप टेस्ट को दो हिस्सों में बांट सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक ऑड आइटम्स फॉर वन टेस्ट एंड इवन आइटम्स फॉर द अदर टेस्ट. यानी कि आप जुफ्त और ताक के हिसाब से जो T1 है उसमें आप जुफ्त वाले जो आइटम्स नंबर है उनको शामिल कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2 4 6 8. और जो T2 है उसमें 1 3 5 7 9 इस इन नंबर्स वाले जो हैं आइटम्स वो शामिल कर लेते हैं. तो इस तरह भी दो जो टेस्ट हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं. दी टू डेवलप टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेड. दोनों टेस्टों को कंडक्ट किया जाता है सेम ग्रुप पर या फिर दो डिफरेंट ग्रुप, यानी कि उसी एक ग्रुप पर भी कंडक्ट किया जा सकता है या दो डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं. बाकी सारा मेथड वही है कि उसी तरह फिर आप T1 और T2 के जो रिजल्ट्स हैं उनको आप कोरिलेट करेंगे, दोनों में रिलेशनशिप मालूम करेंगे. अगर तो दोनों में जो रिलेशनशिप या कोरिलेशन पॉजिटिवली मौजूद है तो फिर आप का टेस्ट रिलायबल होगा. अदरवाइज अगर वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो फिर वो टेस्ट रिलायबल नहीं होगा. नेक्स्ट है जी हमारा क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट में जो हम पढ़ रहे हैं रिलायबिलिटी मालूम करने के डिफरेंट मेथड्स या काइंड्स ऑफ रिलायबिलिटी कह लें. तो तीसरे नंबर पर है इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी. इसको पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं. इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी या पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी ये एक ही चीज के दो नाम है. दिस इज another way of judging the reliability of a test. In this method the two tests are developed in such a way that they are similar but not the same. ये आपने याद है, इसको समझने की कोशिश करना है कि आपने दो टेस्ट बनाने हैं जो बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए लेकिन सेम नहीं होने चाहिए. मिलते जुलते हूँ लेकिन बिल्कुल एक ही टेस्ट ना हो दोनों मौकों पर. यानी कि T1 और T2 जो है वो सिमिलर होने चाहिए, नॉट द सेम. इट मींस कि देयर आर सिमिलर आइटम्स इन बोथ टेस्ट विद डिफरेंट वर्ड्स. टेस्ट वन में आपने कुछ आइटम्स या क्वेश्चंस शामिल किए तो टेस्ट टू में आपने वर्डिंग चेंज कर दी, कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस वही रहा. फॉर एग्जांपल आपने T1 में ये क्वेश्चन शामिल किया कि व्हाट इज मेंट बाय एजुकेशन. ये T1 में आपने शामिल कर दिया. और T2 यानी कि सेकंड टेस्ट में आपने शामिल कर दिया क्वेश्चन डिफाइन एजुकेशन. अब ये देखें कि दोनों क्वेश्चन जो है इनका कॉन्सेप्ट या आप कह लें कि ये सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन सेम नहीं है. सेम क्यों नहीं है कि इनमें आपने वर्डिंग चेंज कर दी है. that the same you people can see that the same item is repeated in two tests with different words. In this way two similar but different tests are developed for two groups of the students. इस तरह दो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए दो सिमिलर टेस्ट डिवेल्प कर लिए जाते हैं. बाकी सारा फिर वही तरीका कि आपने एक T1 कंडक्ट किया एडमिनिस्टर किया फिर T2 एडमिनिस्टर किया और दोनों के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपने कोरिलेट किया, दोनों में रिलेशनशिप मालूम किया. अगर तो दोनों जो T1 और T2 जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं, उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप मौजूद है तो इट मींस कि ये वाला टेस्ट जो है ये रिलायबल है. अदरवाइज अगर वो नेगेटिवली को रिलेट कर रहा है यानी कि उनमें रिलेशनशिप मौजूद नहीं है तो फिर वो टेस्ट रिलायबल नहीं है. नेक्स्ट है जी कोडर रिचर्डसन फार्मूला. ये जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि ये the fourth method for finding reliability also utilizing a single administration of a single form is based on the consistency of responses to all items. अब पहले टेस्ट में गए जो पहले जो हमने चीजें डिस्कस की हैं उनमें टोटल स्कोर्स को कोरिलेट किया जाता है. टोटल जो T1 और T2 के जो स्कोर है. अब यहाँ पर हर इंडिविजुअल्स की जो हर आइटम्स के बारे में जो रिस्पॉन्सेज हैं उनकी कंसिस्टेंसी नोट की जाती है. हर एक क्वेश्चंस के अगेंस्ट जो है किस स्टूडेंट ने कितना या कैसे कैसे रिस्पॉन्स किया है. तो ये वाला या आगे वाला जो क्रॉनबैक एल्फ है तो
ये दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से ये इंटरनल कंसिस्टेंसी मालूम की जाती है। पहले वाली जो हमने डिस्कस की है उनमें सिंगल एक एक आइटम की बात नहीं हुई, वहां पर क्या है कि ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं दोनों T1 और T2 के जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर या कोरिलेट किया गया। अब इनमें क्या होता है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक की जाती है कि हर एक स्टूडेंट ने जो डिफरेंट आइटम्स हैं एक टेस्ट के अंदर, उन आइटम्स को किस तरह हर एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है। T1 में कितने स्टूडेंट ने किस आइटम को किस तरह रिस्पॉन्ड किया है और T2 में कैसे रिस्पॉन्ड किया है। तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी कहलाती है। तो ये दोनों फार्मूले जो है वुडर रिचर्डसन और आगे जो क्रॉनबेक-हेल्फ है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी मालूम करने वाले फार्मूले हैं। ये भी रिलायबिलिटी मालूम करने वाले, यानी कि ये भी रिलायबिलिटी मालूम करने के क्या है कि फार्मूलाज है। There are two different formulas for measuring the internal consistency of a test. The Coder-Richardson, ये दो नाम है, दो मतलब कोडर और रिचर्डसन दो नाम है। इसको कहते हैं जी कोडर रिचर्डसन फार्मूला 20, often abbreviated as KR20, and the Coder Richardson formula 21, ये इसको एब्रीविएट किया जाता है 21 KR21 से। As these are measures of internal consistency, तो यहाँ पर ये वाली चीज आपने देखनी है जी कि ये जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी, पहले वाली क्या था जस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स था, यहाँ पर क्या इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। दे मेजर द एक्सटेंट, यहाँ पर बाकी वो उसी तरह कोएफिशिएंट कोरिलेशन मालूम किया जाएगा। ये वाले जो है आगे आपको समझाएंगे स्टैट वाले जो है कि इस फार्मूले के मुताबिक कैसे मालूम। उसी तरह ये क्रॉनबेक-हेल्फ है जी। Cronbach-alpha is a measure of internal consistency that is how closely related a set of items are as a group. Cronbach-alpha इसको और नाम किया जी कोएफिशिएंट अल्फा। Cronbach-alpha या कोएफिशिएंट अल्फा ये डेवलप किया था जी ली क्रॉनबैक ने 1951 में। इंटरनल कंसिस्टेंसी है जी। तो ये रिलायबिलिटी आगे आ जाता है जी। तो यहाँ तक जो है वो रिलायबिलिटी जो है वो कंप्लीट हुआ है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट में रिलायबिलिटी हमने पढ़ा है और उसके बाद रिलायबिलिटी की जो डिफरेंट काइंड्स हैं टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म या पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, वुडर रिचर्डसन फार्मूला और क्रॉनबेक अल्फा। नेक्स्ट हमारा जो क्वालिटी है एक अच्छे टेस्ट की वो है जी वैलिडिटी। वैलिडिटी को उर्दू में हम सनद या सेहत कहते हैं। तो वैलिडिटी क्या है? टेस्ट अगर हम इसको सिंपल देखें जनरल मीनिंग में देखें तो उसी तरह जिस तरह पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि आप जिस मकसद के लिए कोई चीज खरीद कर लाते हैं अगर वो चीज उस मकसद को पूरा कर रही है तो इट मीन्स कि वो चीज वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया है तो मोबाइल फोन को परचेज करने का आपका मकसद या वो मोबाइल फोन की जो काम करने की जो मेन एक फंक्शन है वो आपको कॉल करवाना। ठीक है जी। बाकी जो और बहुत सारे फीचर्स हैं वो अलग है। तो अगर तो वो आपको कॉल करने के लिए या सुनने के काम आ रहा है तो इट मीन्स वो वैलिड है। ठीक है। अगर वो इस मकसद को वो पूरा नहीं कर रहा जिस मकसद के लिए आपने वो चीज खरीदी है, चाहे वो एक घड़ी ही क्यों ना हो, कि आपने एक वॉच परचेज की है कि हमने टाइम देखना है उस घड़ी पर, तो अगर तो वो घड़ी एक्यूरेटली आपको टाइम जो है वो शो कर रही है तो इट मीन्स कि वो वॉच क्या है वैलिड है। अदरवाइज वो अगर आपका मकसद जिस मकसद के लिए आपने वो चीज खरीदी वो पूरा नहीं कर रही तो इट मीन्स वो वैलिड नहीं है, उसमें वैलिडिटी मौजूद नहीं है। सिमिलरली इसी तरह जो टेस्ट होता है वो भी वैलिड कौन सा होता है? अ टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। यानी कि एक टेस्ट है उस वक्त वैलिड होगा जब वो जिस चीज को मेजर कर रहा है, जिस चीज को वो मेजर करना चाहते हैं
अगर वो उसी चीज को मेजर कर रहा है तो इट मींस कि वो टेस्ट वैलिड है। यानी कि जिस मकसद के लिए आपने टेस्ट बनाया है, जिस मकसद के लिए आपने टेस्ट बनाया है, अगर टेस्ट उसी चीज को मेजर कर रहा है, उसी चीज को जांच रहा है, तो वो टेस्ट वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। द वैलिडिटी ऑफ एन इवैल्यूएशन डिवाइस is the degree to which it measures what it is intended. Intended means कि यानी कि आपका जो नीयत थी, आपका जो इरादा था, आपका जो प्लान था किसी चीज को मेजर करने का, तो अगर वो टेस्ट उसी चीज को मेजर कर रहा है तो इट मींस कि वो टेस्ट वैलिड है। टेस्ट आर यूज्ड फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ जजमेंट एंड ईच टाइप ऑफ जजमेंट रिक्वायर्स समवट डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडेशन, वैलिडेटिंग एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टेस्ट बनाया है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, तो वो टेस्ट इंटेलिजेंस को ही मेजर करे। अगर वो इमोशंस को मेजर कर रहा है तो वो टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है। आपने टेस्ट बनाया है, आपको आपके टेस्ट बनाने का मकसद क्या है कि हमने इंटेलिजेंस को मेजर करना है। तो अगर वो टेस्ट सिर्फ इंटेलिजेंस को ही मेजर कर रहा है, बेशक वो बाकी इमोशंस को अच्छे तरीके से मेजर कर रहा हो, लेकिन आपकी इंटेंशन, यू वर नॉट इंटेंडेड टू मेजर इमोशंस बट इंटेलिजेंस, क्योंकि आपने टेस्ट बनाया है, आपके सामने जो मकसद था वो था इंटेलिजेंस को मेजर करना। जबकि जो टेस्ट आइटम्स हैं वो मेजर कर रही हैं जी इमोशंस को। इमोशंस को बेशक वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से मेजर कर रही है, लेकिन वो टेस्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने जिस मकसद के लिए उस टेस्ट को बनाया था उस मकसद को वो पूरा नहीं कर रहा, तो इट मींस कि वो टेस्ट वैलिड नहीं है। जिस मकसद के लिए कोई टेस्ट बनाया जाए, अगर वो उसी टेस्ट को, उसी मकसद को पूरा कर रहा हो, जिस चीज को मेजर करने के लिए आपने टेस्ट बनाया है, तो अगर उसी चीज को मेजर कर रहा है, कंप्रीहेंशन को मेजर करने के लिए आपने टेस्ट बनाया है, नॉलेज को मेजर करने के लिए आपने टेस्ट बनाया है, तो अगर आपका टेस्ट इन्हीं चीजों को मेजर कर रहा है, तो देन वो टेस्ट जो है वो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड है। Therefore, validity is the extent to which a test measures what it claims to measure. वैलिडिटी क्या है कि टेस्ट जिस चीज को मेजर करने का क्लेम करता है, अगर वो उसी चीज को मेजर कर रहा है तो फिर वो वैलिड है और उसमें वैलिडिटी मौजूद है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी वाज फॉर्मुलेटेड बाय कैले। कैले नाम है जी, आपने याद रखना है कि इसने 1927 में ये वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। Who stated that a test is valid if it measures what it claims to measure। यानी कि वो टेस्ट वैलिड है जो उसी चीज को मेजर करे जिसको मेजर करने का उसका दावा हो। ये अभी जी 5 मिनट बाद ये डिस्कनेक्ट होगा, आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। हाँ जी, क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट में हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ, उसी तरह अब आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी या मेथड ऑफ नोइंग वैलिडिटी। इसमें फेस वैलिडिटी है जी, कंटेंट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन ओरिएंटेड वैलिडिटी है या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। चार ही इसमें जो है वैलिडिटी की है। अब देखिए दोबारा टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में फेस वैलिडिटी, कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी। अब ये पहली फेस, इसकी कोई किस्म नहीं फेस वैलिडिटी की। कंटेंट वैलिडिटी की अगर जे आगे इसमें आ जाती है, लेकिन इधर मैंने नहीं, तो इसी में हम कवर कर लेंगे। क्राइटेरियन जो वैलिडिटी है इसकी दो काइंड्स हैं, कंकरेंट वैलिडिटी और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की फर्दर टू काइंड्स हैं, कंकरेंट वैलिडिटी और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की भी दो फर्दर काइंड्स हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। हाँ जी, अब देखते हैं फेस वैलिडिटी। अब ये अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि फेस वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू व्हिच अ टेस्ट अपीयर्स। अब यहाँ पर ये लफ्ज से अपीयर्स आपने याद रखना है कि फेस वैलिडिटी में अपीयर्स है, मेजर नहीं है। Face validity refers to the degree to which a test appears to measure what it is supposed to measure। यानी कि फेस वैलिडिटी से मुराद ऐसी वैलिडिटी है कि अगर आपका टेस्ट जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया वो देखने में भी वैसा ही लगे कि जिस चीज को वो बनाया गया वाकई उसी चीज को मेजर करने वाला है।
सपोज आपने इंग्लिश का आप कोई टेस्ट आप देखते हैं तो आपको देख कर ही अंदाजा हो जाता है कि ये इंग्लिश का टेस्ट है, ये मैथ का टेस्ट है, ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है। Face validity is not investigated through formal procedure and it is not determined by the subject matter expert। यानी कि इसको मेजर करने के लिए कोई ज्यादा प्रोसीजरल या टेक्निकलिटीज या जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मल तरीके से जिस तरह बाकी वैलिडिटी को मालूम किया जाता है, बस जस्ट उसको टेस्ट को देख कर ही अंदाजा हो जाता है कि ये टेस्ट इस। तो अगर तो वो टेस्ट देखने में ही वैसा लगे जिस मकसद को जिस चीज को मैयर करने के लिए बनाया गया, तो देखने से ही पता चल जाए कि ये वाकई इसी चीज को मैयर करने के लिए बना हुआ है, तो वो क्या है, उसमें फेस वैलिडिटी मौजूद है। A test should look like other tests of the same nature. Mathematics knowledge assessment test should apparently look like the other test of the same nature। फॉर एग्जाम्पल आपने मैथमेटिक्स का टेस्ट बनाया है, तो वो देखने से पता चल जाए कि वो बिल्कुल बाकी जो मैथमेटिक्स के टेस्ट है उन्हीं की तरह ही है देखने में। कंटेंट वैलिडिटी ये भी बहुत सिंपल सी चीज है जी, नाम से ही ज़ाहिर है कंटेंट, यानी कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें जो कंटेंट की कवरेज है या रिप्रेजेंटेड उसमें उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कंटेंट को, वो मैक्सिमम हो तो उसमें कंटेंट वैलिडिटी पाई जाती है। दी एक्सटेंट टू विच टेस्ट प्रोवाइड्स एडिक्वेट कवरेज ऑफ द टॉपिक अंडर स्टडी। यानी कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वो आप जो कंटेंट है उसको वो मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा है, कवर उसको कवर कर रहा है, तो उसमें क्या है, कंटेंट वैलिडिटी मौजूद है। तो बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि ये पेपर जो है आपका आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, तो वो उस क्वेश्चन में या उन आइटम्स में क्या है, कंटेंट वैलिडिटी मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो उसमें जो आपका कंटेंट है, जो आपको पढ़ाई गई चीज़ है, उसमें से नुमाइंदगी नहीं होती मुनासिब। It is the test is the test fully representative of what it aims to measure। यानी कि क्या ये टेस्ट जो है उस चीज को फुली रिप्रेजेंटेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको ये मैयर करने का दावा कर रहा है। अगर तो ये फुली रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम या एडिक्वेटली मैयर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कंटेंट एरिया को, तो इट मींस इसमें कंटेंट वैलिडिटी मौजूद है। Content validity is a logical process where the connections between the test items and the content studied are established। अब इसमें भी दो चीजों का आपने मद्देनजर रखना होता है, एक है रेलिवेंस और दूसरा है कवरेज। यानी कि जो आपने आइटम्स शामिल किए हैं, वेदर और नॉट द करेक्ट कंटेंट इज बीइंग असेस्ड, ये रेलिवेंस, यानी कि जो कंटेंट आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रेलिवेंट भी है या नहीं जो चीज आपको पढ़ाई गई है। फॉर एग्जाम्पल कि इफ वी वांट टू टेस्ट नॉलेज ऑन पाकिस्तान जियोग्राफी, यानी कि पाकिस्तानी जो ज्योग्राफी है उसके मुतल्लिक हम एक टेस्ट बनाना चाहते हैं, नॉलेज जो है उसको असेस करना चाहते हैं, तो इट इज नॉट फेयर टू हैव मोस्ट क्वेश्चंस लिमिटेड टू द जियोग्राफी ऑफ एशिया। लेकिन मतलब हमने पढ़ाई तो ये चीज पाकिस्तान जियोग्राफी, लेकिन जब हमने टेस्ट कंक्लूड बनाया डेवलप किया, तो उसमें मोस्टली आइटम्स जो है हमने जियोग्राफी ऑफ एशिया के शामिल कर दिए। अगरचे एशिया की जो जियोग्राफी है उसमें पाकिस्तान भी आ जाएगा, लेकिन जो उसमें रेलिवेंसी जो है वो मौजूद नहीं। तो कंटेंट जो है आइटम्स है उसमें रेलिवेंसी मौजूद होगी। कवरेज जो है इसमें मैक्सिमम मतलब जो कवरेज होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी चैप्टर में 2, किसी में 4, किसी में 10, तो इक्वल नंबर्स ऑफ जो आइटम्स है आपने हर एक यूनिट से लेने होते हैं, और मैक्सिमम जो कंटेंट आपने टीच किया हुआ है उसको आपने रिप्रेजेंट करना होता है। ओके जी, ये भी डिस्कस